इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे टर्म जो है, स्टेटमेंट जो है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में डिवाइडेड का मतलब हो गया आपका, ये पार्ट जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से आया है, वो किससे आया, इलेक्ट्रॉन से आया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो नॉर्मली देखिए जो भी यहाँ पर है ना, मतलब एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो चार्ज जो रखा हुआ क्यू, अब वो रेस्ट में है, तो उसमें क्या क्या फोर्स, क्या क्या मेरा एप्लीकेबल है, क्या क्या मेरा उसमें फोर्स एप्लीकेबल है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, जो पूरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसमें ना प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया, चार्ज इन अ बॉडी is integral multiple of an electron. Charge in a body is integral multiple of an electron. कोई भी बॉडी में जो चार्ज होता है ना, उसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल जब कोई भी यूज करता है ना, तो हम लोग वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं, एन ई। क्या वर्ड यूज करेंगे, एन ई। एन हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉडी में जो चार्ज होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका एन पे डिपेंड करेगा। और एन का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इतना। अब कुछ क्या क्या रूल्स है उसमें, इसमें कुछ रूल्स क्या है, इट विल नेवर बी इन फ्रैक्शन और डिसिमल। कभी भी फ्रैक्शन या डिसिमल में नहीं होगा, हमेशा किसमें होगा, मल्टीपल्स में होगा। 1 2 10 20,000 10,000 लाख 10 लाख वैसा करके आपका होगा। आपका क्या होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा आपका, आपका हमेशा एक होल नंबर में मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 वैसा करके आपको मिलेगा। अब बोलिए इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग का यूज में एक सिंपल से क्वेश्चन आता है, कैन बी एड 5 into 10 to the power of minus 16 coulomb of charge to a body। हमसे ये पूछा गया, कैन बी ऐड 5 into 10 to the power minus 16 coulomb of charge to a body। एक बॉडी में हम लोग इतना चार्ज को ऐड कर सकते हैं, हमसे ये पूछा गया, कैन बी ऐड इतना coulomb of charge to a body। अब देखिए, अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, तो हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ है। कुछ चीज आपको इसे दिमाग में रखना होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम आपका, जैसे कि सेंटी होता है ना, कहीं पे सी आता है, तो सी का मतलब होता है 10 to the power of -2। कहीं पे स्मॉल एम आता है मिली, तो ये वर्ड को हम लोग बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली। ठीक है, तो मिली का मतलब होता है 10 to the power of -3। फिर आपका आता है माइक्रो, 10 to the power of -6। ठीक है, फिर आपका आता है नैनो, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 to the power of -9। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है आपका एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power of -10। फिर आपका आता है पीको, पीको कितना होगा, फिर एक आपका आता है फर्मी, कितना होगा 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया फर्मी। तो ये सब चीज थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आते हैं सम्स में, ये सम्स में क्या बोलना चाहता है, कैन बी ऐड 5 into 10 to the power -16 coulomb of charge to a body। एक बॉडी में चार्ज हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं चार्ज कर सकते हैं, हमको ये देखना है। तो हमको ये देख के समझ में आया कि ये जो डेटा दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ आपको, क्यू दिया हुआ है। ठीक है, द क्यू इज हाउ मच, इट इज 5 into 10 to the power of -16। ठीक है,
अब जो है ना, हमको इसमें अगला जो है वो क्या निकालना पड़ेगा, हमको n निकालना है। क्या करना है, n निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला पता है हमको, q इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू ई। तो q इज इक्वल्स टू n इंटू ई हो गया। क्लियर है, q इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, n इंटू ई हो गया। अब ये जो q जो मेरा n इंटू ई हो गया, तो यहाँ से n जब निकालेंगे तो कितना होगा, q डिवाइड बाय e। q कितना है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ये रिलेशन आया मेरा। तो अगर इसको देखेंगे, अगर तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा, तो मेरा 5 डिवाइड बाय 1.6 होगा, और जो मेरा इंडिसेस का रूल के हिसाब से -16 प्लस 19 कर देंगे, then we are getting 5 by 1.6 into 10 to the power of 3। कितना आ रहा, 5 by 1.6 into 10 to the power of 3। ये मेरा रिलेशन आया यहाँ पे, मतलब 5000 डिवाइड बाय 1.6। वैल्यू क्या आ रहा है आपका, 5000 डिवाइड बाय 1.6, वैल्यू आ रहा है 3125। कितना वैल्यू आ रहा है, 3125। डेसिमल या फ्रैक्शन में है, डेसिमल या फ्रैक्शन में है नहीं, तब लोग क्या बोलेंगे, तो आंसर क्या होगा, यस वी कैन ऐड। भाषण में है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, वो आप लोग खुद से कीजिए। कैन बी extract 8 into 10 to the power of -22 coulomb of charge from a body। तो क्या एक बॉडी से हम इतना कूलम ऑफ चार्ज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमको वो देखना है। अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका ये जो वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको चार्ज कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ आपको 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -22 कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा मेरा, वहां पे वो निकालने के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 कूलम। तो n इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय, तो q इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -22 डिवाइड बाय e कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19, ठीक है। तो 1.6 इंटू 8 करेंगे तो दिस विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 प्लस 19, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, वैल्यू आएगा 0.005। हम लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है इसका, ये वो किसमें, ठीक है, किसमें आपका फ्रैक्शन में और डेसिमल में आ जा रहा है, इसलिए वो क्या आ रहा है आपका फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये था मेरा, क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था मेरा। हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा मेरा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा एक गलती हो गई यहाँ पे, इस में पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 देंगे, तो आपका कितना 10 हुआ, तो 80 हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये 50 हो जाएगा। एंड देन 50 होने के बाद यहाँ पर फाइनल आंसर जो आपका है 50 है, तो यहाँ फाइनल आंसर आपका 0.05 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना होगा आपका 0.05 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल, आपका वो चीज सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चार्ज क्या है मेरा आपका, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब क्या होता है, जब उसको ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको हम लोग, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है ना, कि जब हम लोग दो चार्ज को लेते हैं यहाँ पे, एक चार्ज में मान लीजिए कि +4 माइक्रोकूलम है, और एक और स्फीयर ले रहे हैं, उसमें चार्ज कितना है आपका +2 माइक्रोकूलम है, तो ये दो चार्ज हुआ आपका, ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, अब ये चार्ज लिया, ये चार्ज लिया,
तब ये दोनों को जब हम लोग टच करेंगे ना, तो टच करने के बाद क्या देखेंगे, ये जो वैल्यू है टोटल वो कितना आ गया, कितना आ गया, +6 माइक्रोकूलम हो गया। कितना हो गया, +6, क्योंकि चार्ज क्या होता है, एड ऑन होता है। तब ये जब +6 हो गया, अब वापस उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं। तो जब सेपरेट करेंगे तो वो चार्ज क्या होगा, वापस 4 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, एडिटिव नेचर का मतलब क्या हो रहा है, इक्वली डिवाइड होगा। क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा आपका, और यहाँ पर भी कितना होगा, समझ में आया? ठीक है, आप अपना भाई के साथ मिलकर के एक साइकिल खरीदे, आप 500 मिलाया, वो कितना मिलाया, आप 500 मिलाया, वो कितना मिलाया, 2000 मिलाया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 2500 आप साइकिल खरीदे। बट चलाने का टाइम में क्या हो रहा है, इक्वली का चला रहे हैं वहां पे, तो वहां पर क्या शेयरिंग तो इक्वली हो रहा है मेरा वहां पे। तो वहां पर क्या हो रहा था कि जब शेयरिंग करते हैं वहां पर तब इक्वली करते हैं, मिलाने का टाइम में प्लस माइनस हो सकता है, ज्यादा बड़ा हो सकता है, बट यहाँ पर जब शेयरिंग का टाइम में क्या बोलेंगे, दोनों का इक्वल होगा। तो ये जो कंसेप्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब इसी को यूज करके हम लोग एक और करेंगे, एक और में क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक और में आपका यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है वो +8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका है -6 माइक्रोकूलम है। अब दोनों को टच करके सेग्रीगेट करेंगे, कितना रहेगा दोनों का? यहाँ लिया, यहाँ लिया, दोनों को टच कर रहे, अब टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 माइक्रोकूलम हो गया। अब जब उसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं यहाँ पे ना, जब उसको हम सेग्रीगेट करेंगे तो सेग्रीगेट क्या होगा, यहाँ और यहाँ सेग्रीगेशन जो मेरा होगा तो क्या होगा, तो +2 माइक्रोकूलम जो मेरा है यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। दोनों क्या होगा, इक्वली डिवाइड कर जाता है। दोनों क्या होता है मेरा वहां पे, इक्वली डिवाइड कर जाता है। अब इसको, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 3 balls A, B and C have charges, have charge +3 microcoulomb, comma -2 microcoulomb and +5 microcoulomb. It was observed that A is first touched with C and separated. Then A is again touched with B and separated. Then find the final charge on A. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या देख रहे हैं, मेरा ए है, फिर मेरा बी है, फिर मेरा सी है। अब क्या बोला गया है, ए के पास कितना है, +3 माइक्रोकूलम, बी के पास कितना है, -2 माइक्रोकूलम, सी के पास कितना है, +5 माइक्रोकूलम। ठीक है, फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट ओकेजन क्या हो रहा है मेरा, ए मेरा जो है इसे टच कर रहे हैं हम लोग, ए को हम लोग टच कर रहे हैं सी के साथ में, ये आके इसको टच कर रहे हैं। तो टच करने के बाद अब जो टोटल वैल्यू जो मेरा है वो कितना हो रहा है, अब जब सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद कितना होगा, तो हम उसको ए नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे,
ए डैश, क्योंकि अब चार्ज मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे इसको, सी डैश। ठीक है, तो कितना हो गया, +4 माइक्रोकूलम इसमें चला गया, +4 माइक्रोकूलम इसमें चला गया। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या हो रहा है आपका, अब जो है ना, अब ए डैश को टच किया जा रहा है बी से, ए को नहीं टच किया, मतलब बोलने का मतलब अगेन वहां पर वर्ड यूज कर दिया अगेन, मतलब ये पहले एक बार जो टच हुआ है उसी को लेकर के फिर हम आगे बढ़े, तो वहां पे जब हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो वी आर गेटिंग व्हाट, ए डैश होगा एक मेरा, और दूसरा मेरा क्या होगा आपका, बी है। तो अब ये बी जो मेरा हुआ, तो ये दोनों को टच कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो एक +4 माइक्रोकूलम है, दूसरा कितना -2 माइक्रोकूलम है, देन वी आर गेटिंग हाउ मच, तब आपका यहाँ पर जो टोटल वैल्यू जो मेरा है वो आपका कितना निकल रहा है, +2 माइक्रोकूलम निकल रहा है। कितना निकल रहा है, +2 माइक्रोकूलम निकल रहा है। अब जब सेग्रीगेट करेंगे दोनों को, तो सेग्रीगेट करने के बाद क्या हो गया, अब ए को क्या बोलेंगे, डबल डैश। ठीक है, और फिर बी क्या रहेगा, तो बी तो सिर्फ बी डैश से रहेगा। तो +2 माइक्रोकूलम जब दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो +1 माइक्रोकूलम हुआ, और फिर कितना हुआ आपका, +1 माइक्रोकूलम हुआ। सिंपल समझा। तो फाइनल आंसर ऑन ए कितना हो गया आपका, तो आंसर जो आपका हो गया, फाइनल आंसर जो है वो क्या है, +1 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब इस टाइप का एक और दे रहे हैं आपको हम लोग, uh, 4 balls, 2 red, 1 green and 1 yellow. Charges on ball, red is +4 microcoulomb, green is +6 microcoulomb and yellow is -2 microcoulomb. Each of 1 red is touched with green and another with yellow and separated. Then green and yellow are joined by a single wire and then separated. Find the number of electron in the green ball after all occasion. देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये वाला, तो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेड बॉल दिया हुआ है, एक्चुअली रेड है, कितना चार्ज है, +4 माइक्रोकूलम। एक और रेड दिया हुआ है, वो भी कितना, +4 माइक्रोकूलम। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, ग्रीन दिया हुआ है, ग्रीन में कितना चार्ज दिया हुआ आपको, +6 माइक्रोकूलम। एंड फाइनली आपका येलो है, तो येलो में कितना चार्ज दिया हुआ है, -2 माइक्रोकूलम। तो ये आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ओकेजन में क्या बोला है ना, फर्स्ट में आपका क्या बोला है, और सेकंड जो है पैरेलली हुआ है दोनों। ठीक है, पैरेलली जो हुआ आपका, एक में ये रेड और ये ग्रीन को ला करके हम लोग टच किया है, और दूसरे में हम लोग जो दूसरा रेड है उसको, और फिर येलो को उसको लाके टच किया है।
टच करने के बाद मेरा वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, वैल्यू यहाँ पर जो है 6 + 4 10 हुआ, 10 माइक्रोकूलम। अब जब दोनों सेग्रीगेट कर रहा है तो सेग्रीगेट करने के बाद अब रेड में कितना बच रहा है, 10/2 5 माइक्रोकूलम हो रहा है, और ग्रीन में कितना बच रहा है 5 माइक्रोकूलम। तब इसको हम लोग R डैश बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, G डैश बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका रेड है वो कितना हो रहा है, तो 4 - 2 यहाँ पे आपको +2 माइक्रोकूलम बचा है, यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, +1 माइक्रोकूलम बचेगा। ठीक है, दो आपका +1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम। बट ये वाला बॉल जो है वो कौन सा कलर का है, वो येलो कलर का है, तो येलो आपको, ठीक है, तो ये सिनेरियो आया मेरा। अब इसको हम लोग बोल दिया क्या, R डबल डैश ले लिया, और इसको हम लोग क्या ले लिया, Y डैश ले लिया। थर्ड ओकेजन जो मेरा यहाँ पे आ रहा है कि अब जो ग्रीन को किसे टच कर रहे हैं, येलो से टच कर रहे हैं, तो ग्रीन को जब हम येलो से टच कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है मेरा, ये मेरा पार्ट है, ये पार्ट आया, और ये मेरा पार्ट है, इसको हम यहाँ पे ले गए, दोनों को हम टच कर रहे हैं। तो टच करने के बाद अब जो नेट वैल्यू मेरा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, +6 माइक्रोकूलम आ रहा है। अब हम जब सेग्रीगेट कर रहे हैं उन लोगों को, सेग्रीगेट करने का मतलब हो गया कि ग्रीन में आपको कितना मिल रहा है, +3 माइक्रोकूलम, और आप उसको क्या बोल रहे हैं, G डबल डैश। येलो में आपको जो है कितना मिल रहा है, +3 माइक्रोकूलम, और उसको क्या बोले, Y डबल डैश। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रीन बॉल। ठीक है, तो हमको ग्रीन बॉल का यहाँ पर ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहा है, हमको ग्रीन बॉल पे क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन ग्रीन, या फिर ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा फाइनल चार्ज ऑन ग्रीन। तो फाइनल चार्ज ऑन ग्रीन बॉल में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर कितना आ रहा है आपका, 3 माइक्रोकूलम आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू मेरा, +3 माइक्रोकूलम आ रहा है, तो चार्ज निकल गया। क्यू का फॉर्मूला है क्या, N × E। ठीक है, तो N = कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाय N, कितना हो गया आपका, Q डिवाइड बाय E हो गया। तो चार्ज जो मेरा है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो 3 × 10⁻6 हुआ, डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19। तो ये रिलेशन मेरा आया यहाँ पे। तो 3 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा मेरा, नंबर्स को सिर्फ करेंगे तो 1.875 आएगा, और यहाँ पे इसको करेंगे तो -6 + 19 होगा। इसका मतलब हो गया 1.875 × 10⁻13। ठीक है, अब प्लस से 3 जीरो अगर हम यहाँ पर अगर हम हटाते हैं तो ये 3 स्टेप डिसिमल आगे निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, 1875 × 10⁻10। तो ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में तो नहीं, डिसिमल में तो नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, therefore number of electron present in green ball या फिर left in green ball is equals to 1875 × 10⁻10। दो प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोग। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोला जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम it remain conserved
और कांस्टेंट। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इट रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट, मतलब कंजर्व्ड रहेगा या फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इट रिमेन कांस्टेंट और, मतलब क्या है ना, हम लोग चार्ज खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, नहीं क्या होता है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, बट टोटल चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है। टोटल चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी बॉडी में हम लोग क्या बोले, टोटल चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, किसी टच नहीं कर रहे। अगर हम कोई बॉडी में है उसको हम हैंग करके रख दिया, अब वो किसी जब टच नहीं कर रहा तो चार्ज फ्लो करेगा आपका उसमें, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज जैसा है वैसे ही रहता है। ठीक है, फोर्थ आपका है चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ कहीं कहीं कैरी करेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वेरी नहीं करता है। हम क्या बोलते हैं, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज एट मोशन। मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी एक एटम में अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 9 हो गया। तो वो रुका हुआ रहे या फिर वो मोशन में रहे, टोटल चार्ज कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। वो क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं करता आपका। नेक्स्ट फिर क्या होता है आपका, फिफ्थ में जो आपका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। क्या है आपका, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। रिपल्शन मतलब क्या हो गया, आपसे पूछा था विच इज द सिवरेस्ट टेस्ट ऑफ द, ठीक है, ऑफ चार्ज, सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, रिपल्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस repel each other, opposite charges attract each other। ठीक है, लाइक चार्जेस जो रहेगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये दोनों क्या होगा, दूसरे से क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आप एक पॉजिटिव ले रहे हो और एक नेगेटिव ले रहे हो तो उन लोगों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दोनों दूसरा को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टीज में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये 5 प्रॉपर्टीज होता है अलग अलग, अकॉर्डिंगली हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं ना, जब दो चार्ज को रखा जाता है, एक Q1 है, तो चार्ज क्या है मेरा, Q2 है। दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर। तो हम लोग क्या देगा ना, उसके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट होता है। अब वो जो फोर्स होता है ना, उसको एक स्टेटमेंट से लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है ना, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of their distance। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब Q1 Q2 दोनों में प्रोपोर्शनल है मेरा। ठीक है, अब फोर्स जो मेरा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है स्क्वायर ऑफ द क्या है, डिस्टेंस। इन लोगों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल आर है, तो क्या हो गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो गया। तो दो चीज पे प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, और एक मेरा क्या है, आप 11 में ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, सिमिलर चीजें, मतलब वहां पर मास लेके था, यहाँ पे क्या है आपका, चार्ज लेके थे। वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अगेन क्या देख रहे हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर दिया है। ठीक है,
तो अब दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइड बाय कितना है, f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं यहाँ पे, उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट जो है ना, कुछ कुछ जगह इसको के भी लिखा जाता है, और इसका एक फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, क्या वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। अब आप बोलिए आप डायरेक्टली क्या लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आखिर क्या होता है ना, ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। हम आप लोगों को 11 में थोड़ा कांस्टेंट का आइडिया दिया था, यहाँ पर ही बता देते हैं। जैसे कि देखिए, अब देखिए अब आपको क्या होता है ना, चलिए आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए आपको ना 5 फैन बनाना है, इधर बनाना है 5 फैन। आपका फैन का बिजनेस है, ठीक है, मोटर बनाते हैं, ब्लेड्स अलग से बनाते हैं। तो कितना ब्लेड्स लगेगा 5 फैन बनाने में, कितना ब्लेड लगेगा 15। अगर 5 बनाना है ना आपको, तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो अगर हम नंबर ऑफ ब्लेड्स निकालते हैं अगर, तो कितना हो रहा है आपका 5 फैन के लिए, कितना हो रहा है 10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 लगाएंगे तो कितना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना, ये मेरा वेरिएबल है, क्वांटिटी इज वेरिएबल, बट दिस वैल्यू एवरी टाइम वी मल्टीप्लाइड विद अ फिक्स वैल्यू टू गेट एक्चुअल आंसर। हर बार क्या कर रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब मेरा आंसर आ रहा है। अगर हमको 5 पेन चाहिए, आई नीड टू मल्टीप्लाई विद 3। अगर हमको 7 चाहिए तो 7 इंटू 3। अगर हमको 20 चाहिए तो कितना 20 इंटू 3। तो 3 मेरा जो है ना वो फिक्स वैल्यू है, उसको करके मेरा आंसर आ रहा है। समझ में, कि फैन में से कितना लग रहा है, हमको 3 लग रहा है। वो 3 जो मेरा है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जब किसी चीज का वैल्यू फिक्स रहता है, उसको हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद एंड यू गेट अ फाइनल आंसर, दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो मेरा है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पूरा एक वैल्यू है और इसका वैल्यू दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। तो अब बोलेंगे 3 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि देखा गया है कि दिस इज अ फैक्टर व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू गिव यू फाइनल आंसर। अब इसमें हम लोग को थोड़ा पढ़ना होगा कि व्हाट इज ई नॉट, व्हाट इज ई नॉट। ई नॉट क्या होता है ना, इट इज नोन एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ई नॉट क्या होता है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया ना, कि नॉर्मली अगर आप कोई चार्ज रख रहे हैं ना, नॉर्मली अगर आप कोई चार्ज रख रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी चार्ज अगर आप रख रहे हैं तो वहां पर होता है क्या ना, कि एक 2 चार्ज रखा हमने, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, कि अगर हम बीच में क्या कर रहे हैं, हम एक प्लैंक बना रहे हैं। सपोज कीजिए एक प्लैंक बनाया, अब देखिए, अब ये प्लैंक को ना हम ले जाके इसके बीच में रख देंगे तो फोर्स सेम रहेगा। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो हम लोग ना, अब देखिए 2 चार्ज जो आपका Q1 और Q2 रखा हुआ है, ठीक है, अभी तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है, तो उन लोगों के बीच में एक फोर्स हो रहा है। अब ये प्लैंक को उठा करके हम यहाँ पे इन लोगों के बीच में रख देंगे, तो उठा के रखने के बाद क्या देखेंगे कि कुछ चेंजेस आता है इसमें। देखिए, तो अब ये ब्लॉक करने से क्या हो रहा है, मेरा फोर्स मेरा ऐसे से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है। अब 2 चीजें मेरा उसको रख के डेप्थ में भी आप लेकर के एक ब्लॉक लेकर के आ गए तो फोर्स डिक्रीज हो गया। अब क्या हो रहा है, हम दूसरा ब्लॉक अगर लेके जा रहे हैं, तो अब जब ये ब्लॉक हम यहाँ पर से यहाँ लेकर के जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, और डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम ये भी ब्लॉक लेकर के चले गए तो क्या हो रहा है, ये मेरा, ठीक है, जितना ब्लॉक्स हम ऐड कर रहे हैं ना, तो फोर्स क्या देख रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। और जब ये नहीं है ना, जब ये नहीं है तो ये नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्या हो रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉर्मली परमिटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। परमिटिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नोन एज व्हाट? फ्री। और एक मेरा क्या होता है? रिलेटिव। ये दो चीज को थोड़ा समझना होगा। फ्री और रिलेटिव क्या है मेरा, दो चीज को समझना होगा। तो फ्री और रिलेटिव में क्या हो गया ना, सपोज आपको एक ग्राउंड ले लेते हैं हम लोग ना, चलिए ग्राउंड ले लिया हमने, ठीक, एक ग्राउंड ले लिया, वहां पर मैच हो रहा है केकेआर का और चेन्नई सुपर किंग का मैच हो रहा है, खुला हुआ, चारों तरफ से खुला हुआ है, ठीक है। चारों तरफ खुला होने के बाद क्या हुआ? पीपल कैन कम फ्रॉम दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, कोई भी आ रहा है, सब भीड़ लगा के वहां पर मैच जो है देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैच देखना जो क्या है वो आपका फ्री है, हर कोई देख सकता है। क्या कर सकता है? हर कोई देख सकता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्या किया, अब हम लोग क्या किया ना, वहां पे ये पूरा जगह को ब्लॉक कर, ब्लॉक करने के बाद सिर्फ एक गेट रखा, यहीं से एंटर कर सकते हो आप। अब बाहर में फीस मैच का कितना रख दिया प्राइस? 500। तो अब क्या हो गया, अब हर कोई जा सकेगा? नहीं। अब जो 500 पे करेगा वही जा सकता है। दैट इज नोन एज व्हाट? रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या हो रहा? एवरीवन इज नॉट अलाउड, ठीक है। जो दे पाएगा वही अलाउ होगा। आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, हम जाएंगे, हमको एंटर करने देगा? बट आप जा रहे हैं तो आप आराम से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम दो स्कूल मान लेते हैं, चलिए एक एक्स स्कूल है, एक वाई स्कूल है। एक्स का अपना यूनिफॉर्म है, जो बच्चा अपना बैठ करके, ठीक है। अब वाई का अपना यूनिफॉर्म, ठीक है। अब एक्स में अपना जो है ना, जो बंदा है, जो बच्चा है वहां का, एक्स का जो है, वो इजीली आराम से चले जाएगा एक्स में। बट जैसे हम लोग यहाँ पर ये जाने मांगेगा ना, तो वो दरबार क्या होगा, गेट कीपर जो रहेगा वो क्या करेगा, रोक देगा। यू आर नॉट अलाउड। वहां पर क्या हो रहा है? अलाउड नहीं है। वहां पर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होगा? ओनली स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर अलाउड। बात समझ में? बट आप एक ओपन कॉम्पिटिशन में गए, एक ओपन ड्राइंग कॉम्पिटिशन में अगर आप जा रहे हैं, अपना स्कूल का ड्रेस पहन के ही जा रहे हैं, वहां पर कोई रुकेगा आपको? आप कोई भी ड्रेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट हो, आप जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड फ्री। उसको हम क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आया मेरा? कंसेप्ट समझ में आया जो बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है। और रिलेटिव मतलब क्या होता है कि ओनली फ्यू थिंग्स अलाउड, कुछ कुछ अलाउ करेगा, पूरा अलाउ नहीं करेगा। रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव और ये समझ में आया? तो एग्जाम्पल है, इसलिए उसको हटा देते हैं, तो जरूरत नहीं है इसका। अब खाली एक चीज आपको दिमाग में रखना है आपको, कि रिलेटिव खाली रोकता नहीं है, बढ़ा भी देता है, बढ़ा भी देता है। ठीक है, क्या होता है? रिलेटिव कभी रोकता नहीं है, क्या होता है, कभी कभी बढ़ा भी देता है। रिलेटिव मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है ना, कि आपको हम लोग को इसका नॉर्मली एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बैठ करके हम एक लाइव वायर लिया जिसमें करंट है, जमीन में टच करेंगे उस बंदे को करंट लगेगा? करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है। और इन लोगों के बीच में कोई मीडियम नहीं है जहाँ से आप फ्लो कर सकते। हमसे यहाँ बैठ करके कोई वहां पर तार लगा देगा तो वो शॉक नहीं लगेगा। हम क्या किया, अब इसको वाटर से फिल कर दिया रूम को। किससे फिल कर दिया? वाटर से फिल कर दिया। जैसे शॉक देंगे उसको शॉक लगेगा। वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी जो है 81 टाइम्स, रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना 81 टाइम्स ऑफ क्या है, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जितना चार्ज कैरी हो रहा है, वाटर उसको क्या करेगा, 81 टाइम्स ज्यादा करेगा। तो आपकी को शॉक क्या होता है? समझ में आया मेरा बात? कंसेप्ट समझ में आया? चार्ज जो है ना, फ्लो जो है 81 टाइम्स बढ़ गया।
हम लोग का लोकल जो ट्राम चलता है, अब बुलेट ट्रेन से हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, समझ रहे हैं मेरा बात। तो नॉर्मल जो हो गया फ्री स्पेस, जो फ्री में आपका चल रहा है, बट आपका क्या हो रहा है, ट्राम में चढ़िए उधर उतना टेंशन नहीं है, बट आप बुलेट में क्या हो रहा है, 81 टाइम्स फास्टर वगैरह। हम अप्रॉक्स एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, समझ में आ गया कंसेप्ट मेरा। रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो वन इज नोन एज व्हाट, ईआर, एक को हम लोग बोलते हैं ईआर और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, ई नॉट। ई नॉट मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ईआर का मतलब हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से मेरा फोर्स का फॉर्मूला निकला क्या, कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज माय फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला से समझ में आया कि कूलम्स लॉ क्या बोलता है, 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मेरा फोर्स निकल गया। अब फोर्स निकलने के बाद, तो फोर्स निकलने के बाद अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स है। अब ये फोर्स मेरा स्केलर है या फिर वेक्टर है, फोर्स मेरा क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स मेरा यहाँ पर जो है वो क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि आपका फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक मेरा होता है क्या, स्केलर, और एक मेरा क्या होता है, वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, applying a force of 100 Newton to pulling with the force of 100 Newton। इसका मतलब क्या हो रहा है, 100 न्यूटन जो अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आप बोलिए 100 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्शन है, तो मेरा क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब 100 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं 100 न्यूटन, तो पुलिंग टुवर्ड माई सेल्फ, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो जब अपनी तरफ पुल कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन है ना उसका, डायरेक्शन हो रहा, फोर्स हो रहा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या बोलिएगा उसको आप, वेक्टर बोलिएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब पूछता है, बहुत कॉमन ही क्वेश्चन आता है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए कि क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म मतलब क्या हो गया ना, वेक्टर फॉर्म का सिंपली मतलब हो गया कि कोई भी चीज को ना अगर आप डायरेक्शन दे दोगे तो क्या निकल जाएगा उसका, वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। तो ये जो एफ है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है आपका, सिर्फ क्या दे रहा है, मतलब वैल्यू दे रहा है फोर्स का, बट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, अगर हम उसको डायरेक्शन दे देंगे तो वो फोर्स क्या बन जाएगा, समझिएगा मेरे यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर कैप। आर कैप क्या होता है, आर कैप इज नोन एज यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। कोई भी चीज का ना यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, गिव यू डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है आपका। एक वेक्टर दो चीज से बना हुआ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डॉट आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो अगर यूनिट वेक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई ए होता है ना। तो अगर हम आर के टर्म से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, यही लिखाएगा ना। तो अब यहाँ पर एफ जो मेरा है वो कितना है, 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप जो मेरा है, दैट इज रिटन एज आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर वेक्टर ले लेंगे, क्या लेंगे आपका, आर वेक्टर ले लेंगे। क्लियर है, देखिए समझ में आया।
2 charges plus 6 microcoulomb and plus 2 microcoulomb are kept 10 centimeter apart. Find the force between them. तुमसे ये पूछा गया, हम लोग फोर्स निकालना है 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू है 9 into 10 to the power of 9। q1 का वैल्यू कितना है 6 into 10 to the power of -6। q2 का वैल्यू कितना है आपका 2 into 10 to the power of -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आपका r कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है, दैट इज 1/10 मीटर। तो ये 1/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 to the power of -1 मीटर। कितना लिख सकते हैं 10 to the power of -1 मीटर। तो यहाँ पे 10 to the power of -1 का होल स्क्वायर होगा, देन 6 to the 12 12 9 जा 108। अब पावर को पूरे एक साथ कर लेते हैं 10 to the power of 9 -6 डिवाइड बाय 10 to the power of -2। तो अल्टीमेटली आया कितना 108 into 9 - 6 3 बचेगा, 3 - 6 -3 बचा, तो ऊपर में -3 है और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 108 into 10 to the power of -1 दैट इज इक्वल्स टू 10.8 न्यूटन। क्या होगा 10.8 न्यूटन। अब देखिए दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव है, तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा रिपल्सिव लिखना पड़ेगा। एक और करते हैं, देखिए ये सम्स में क्या दिया हुआ, पहला चार्ज जो आपका Q1 दिया हुआ वो 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और Q2 जो आपका है वो -4 माइक्रोकूलम है एंड दे आर केप्ट 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का दूरी पे है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज 9 into 10 to the power of 9। Q1 आपका है 2 into 10 to the power of -6। Q2 आपका -4 है बट माइनस नहीं लेते, ये फोर्स मेरा ना क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन। साइन जो है ना चार्ज का जो साइन है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट वैल्यू क्या होगा मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में क्या है वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 10 to the power of -1 का होल स्क्वायर, 4 to the 8 8 9 72 into 10 to the power of 9 - 12 plus 2। तो ये वैल्यू कितना होगा 72 into 10 to the power of -1। ये वैल्यू कितना हो गया 7.2 न्यूटन हो गया। अभी 7.2 न्यूटन मेरा क्या है अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, सिंस बोथ चार्जेस आर ऑपोजिट तो वहां पर क्या लिखेंगे अट्रैक्टिव। Since both charges has opposite magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका ऑपोजिट है। तो चलिए पहले लोग निकालते हैं फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो फोर्स अगर ए एंड बी निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट ए चार्ज एट बी डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये पूरा वैल्यू होता है 9 into 10 to the power of 9। चार्ज एट ए का मतलब होता है 2 into 10 to the power of -6। चार्ज एट बी का मतलब होता है 6 into 10 to the power of -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर 10 to the power of -1 का होल स्क्वायर। तो 6 2 जा 12 12 9 जा 12 9 जा
108 into 10 to the power of 9 minus 6 और ये -2 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 108 into 10 to the power of -1 इसका मतलब हो गया 10.8 न्यूटन। कितना हो गया, 10.8 न्यूटन हो गया। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सिव बोलेंगे। ये पहला पार्ट का क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट का क्या है मेरा, दूसरा पार्ट है फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो फोर्स बिटवीन बी एंड सी जब हम ले रहे हैं तो वहां पर कितना हो रहा है, 1/4πε0, 1/4πε0 तो यहाँ पे क्यू बी इंटू क्यू सी डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। ये पूरा वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 9 होगा इंटू क्यू बी का मतलब होगा 6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6। क्यू सी का मतलब हो गया, क्यू सी का मतलब हो गया आपका 4 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से 6 4 24, 24 इंटू 9, तो आप 24 इंटू 9 कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 260 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 -6 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, नीचे में 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ना कितना होगा, 54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 आएगा। दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5.4 न्यूटन, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव बोलेंगे। 5.4 न्यूटन बोलेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिव बोलेंगे। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं तो हम लोग ये पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़ा था परमिटिविटी। थोड़ा सा उसको डिटेल में करना हम लोग। और परमिटिविटी जो है आपका, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि दो तरह का होता है। एक होता है फ्री स्पेस और एक होता है रिलेटिव। तो फ्री स्पेस जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ई नॉट, और रिलेटिव जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं उसको, ई आर बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है, अब इन लोग दोनों का एक रेशियो होता है, उस रेशियो को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कैपिटल के लिखा जाता है, और वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या हो रहा है कि अगर माइका शीट है, माइका शीट में क्या देखा जाता है, ई आर इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ ई नॉट। कितना होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ ई नॉट। तो माइका शीट्स क्या होता है ना, एक्चुअली में फील्ड को अपने से पास करने नहीं देता, डिक्रीज कर देता उसका इंटेंसिटी को। डिक्रीज करने का मतलब हो गया उसका डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू कितना होगा, 0.6 ऑफ ई नॉट। या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले, ये ई आर बाई ई नॉट है, तो ई आर कितना हो गया, 0.6 ऑफ ई नॉट डिवाइड बाई ई नॉट, तो वैल्यू कितना हो गया, डायरेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, 0.6 हो गया। भाई अगर वाटर के लिए आते हैं ना, तो वाटर के केस में क्या देखते हैं, रिलेटिव ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स ऑफ द फ्री स्पेस। लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को, एक एग्जांपल लेकर के, एक आदमी बैठा हुआ है ना, आप पूरा ये कर रहे हो तो बहुत ज्यादा उसको शॉक लगेगा, जब पानी नहीं है तो नहीं है, 81 टाइम्स फास्टर देन द फ्री स्पेस। तो वहां पे क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, डाइलेक्ट्रिक का वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ई आर बाई ई नॉट हो गया। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है 81 ई नॉट बाई ई नॉट, तो कितना है 81। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू हुआ 81। ठीक है, तो फ्री स्पेस जो आपका है, तो हम लोग यहाँ पर देखा कि ई आर बाई ई नॉट हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया आपका 81 हो गया। तो ये परमिटिविटी हो गया। अब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा फोर्स होगा तब क्या करेंगे। अब दो फोर्स है मेरा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, उन लोगों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो एक फोर्स को F1 ले लिया और ये फोर्स को क्या ले लिया, F2 ले लिया। अब नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर एफ नेट इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस कितना होता है, वेक्टर F2 होता है। जब वेक्टर साइन हटाएंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा। कितना
कितना हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये रूल है मेरा, कभी भी कोई दो फोर्स अगर आपका हुआ दे आर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या नेट फोर्स का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हम लोग एक सम्स करेंगे इस पे बेस्ड। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ आपको -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है +4 माइक्रोकूलम। This value is 10 centimeter, this value is 10 centimeter, and this is termed as point A, B, and C. आपसे क्वेश्चन पूछा है find net force on B. B में मेरा नेट फोर्स कितना होगा हमको वो निकालना है, ठीक है। B में मेरा नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पता करेंगे फोर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रहा है। ए अब बी पे निकालने बोला है, तो बी के पर क्या होगा, ए और बी दोनों ऑपोजिट चार्ज में, तो ऑपोजिट चार्ज में मतलब क्या हो रहा है, ए के वजह से बी क्या होगा उसके तरफ पुल होगा, तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स ए, किस तरफ होगा टुवर्ड्स ए। और बी और सी के बीच में क्या देख रहे हैं, दोनों आपका क्या है ऑपोजिट साइड है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा इस तरफ पुल होगा, तो एक फोर्स इधर पुल हो रहा है, एक फोर्स इधर पुल हो रहा है, दोनों एंड एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस कितना है, तो पहले हमको F1 निकालना पड़ेगा। तो F1 का फॉर्मूला कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹ हो गया। QA कितना आपका है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6। QB कितना है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस कितना है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से क्या होगा वैल्यू आपका 3 × 6 6 9 54 × 9 - 6 + 2, तो कितना हो जाएगा 5.4 न्यूटन। कितना हो गया आपका 5.4 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये F1 निकल गया। F2 निकालते हैं हम लोग, तो F2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज कितना है मेरा आपका QB है QC है डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹ QB कितना आपका है 3 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हुआ 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 4 3 12 12 9 108, तो 108 × 10⁻9 - 6 + 2 10.8 न्यूटन हो गया। F1 निकल गया, F2 निकल गया। रूल क्या है Fnet is equals to vector F1 plus vector F2, तो Fnet is equals to कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90, cos 90 कितना हो जाता है 0, तो वी आर लेफ्ट विद F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ √ F1 का वैल्यू कितना है 5.4 का होल स्क्वायर 10.8 का होल स्क्वायर √ कितना वैल्यू आ रहा है 5.4 का होल स्क्वायर 10.8 का होल स्क्वायर, 5.4 स्क्वायर प्लस 10.8 स्क्वायर पावर ऑफ 0.5 12.07 डायरेक्टली निकाल लेते हैं, तो 12.07 न्यूटन आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपका। एक और करेंगे इस पे हम लोग, +6 माइक्रोकूलम है +1 माइक्रोकूलम है -2 माइक्रोकूलम है, दिस एंगल इज 60, A B and C, find net force on B, find net force on B।
तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये ए और बी के बीच में दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स जो मेरा होगा किस तरफ होगा, F1, ठीक है। और बी और सी के बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, सो क्या लेंगे, F2। तो F1 आपका जो है वो कितना है, 1/4 चार्ज एट ए, चार्ज एट बी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये पूरा वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गया। चार्ज एट बी का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, और सॉरी चार्ज एट ए होगा एक, और चार्ज एट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻1 का होल स्क्वायर, 6 9 54। तो वहां पे आपका टोटल सॉल्व कीजिए, देखो 5.4 न्यूटन आएगा, ठीक है, 5.4 न्यूटन आएगा। अब हम लोग दूसरा फोर्स निकालते हैं F2। तो F2 निकालेंगे तो 1/4πε0 है, और फिर आपका QB QC डिवाइड बाय R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये R1 ले लेते हैं और R2 हो गया। तो अब ये वैल्यू जब लेते हैं तो 9 × 10⁻9 है। एक चार्ज कितना है, 1 × 10⁻6। दूसरा चार्ज कितना है, 2 × 10⁻6 डिवाइड बाय 22 × 10⁻1 का होल स्क्वायर, 9 to the 18 into 10⁻9 - 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 4। तो कितना हो गया, 4.5 × 10⁻1 0.45 न्यूटन हो गया। कितना हुआ आपका, 0.45 न्यूटन हो गया। एक 5.4 हो गया, एक 0.45 हो गया। अब एफ नेट निकालना है आपको। तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर F1 वेक्टर F2। तो एफ नेट निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos एंगल बिटवीन दिस टू फोर्स। एंगल बिटवीन दिस टू फोर्स कितना आपका है, 180 - 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। कितना हो रहा है आपका, 120 डिग्री हो रहा है। दो फोर्स के बीच में एंगल जो आपका है वो कितना है, 120 है। समझ में आया, 60 नहीं, कितना होगा, 120 होगा। तो 120 का मतलब हो गया कि ये 120 डिग्री हुआ आपका। देन फिर आप क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप। तो F1 कितना आपका है, 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.45 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5.4 × 0.45 × -0.5, ये पूरा वैल्यू आ रहा। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पूरा करके कितना आ रहा है आपका, 5.18 आ रहा है। सबको समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं उसमें, देखिए एक बोल दिया हुआ आपको, ठीक है। बोल का दोनों एंड में जो चार्ज है, एक +2 माइक्रोकूलम है और एक +3 माइक्रोकूलम है, और इस एंड में जो चार्ज है वो आपका +1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अब बोल दिया है कि इसका रेडियस जो आपका है ना, रेडियस ऑफ बोल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना आपका, 10 सेंटीमीटर है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया, सपोज कर लीजिए A B C, 3 नाम दे दिया गया इसको, A B C। अब फिर आपको बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन B। B में मेरा नेट फोर्स कितना हो रहा है आपको वो निकालना है। हम लोग यहाँ पे जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपका डायमीटर हो गया। क्या बोलेंगे इसको, डायमीटर बोलेंगे। और जब इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो रेडियस हो गया ये। अब ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब आते हैं, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स दोनों के बीच में क्या होगा,
F1 फोर्स कितना होगा F1, ठीक है। और एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो बी पे देखने को मिलेगा क्या कि बी में जो फोर्स देखने को मिलेगा, फोर्स को रेड से साइन कर लेते हैं ज्यादा बेटर होगा। बी में जो फोर्स होगा, बी में क्या होगा, इस तरफ होगा। बी में क्या होगा, इस तरफ होगा। अब एंगल कैसे निकालेंगे, ये साइड और ये साइड सेम है तो ये एंगल क्या हो, कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दैट इज ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना है 45 डिग्री। नाउ द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज हाउ मच, एक तो F2 हो गया, एक F1 हो गया। दिस टू फोर्सेस कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। कितना हो गया एंगल बिटवीन टू फोर्सेस 135 डिग्री। तो अब यहाँ पे देख करके पूरा क्लियर हो गया कि मेरा F1 जो है, अच्छा F1 का जब फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आपका है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अब ये डिस्टेंस कितना है तो R1 ले लेते हैं, तो ये 9 × 10 टू द पावर ऑफ 9 है। चार्ज कितना है 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 है, और फिर ये कितना है 3 × 10 टू द पावर ऑफ -6 है, डिवाइड बाय, अब ये टोटल डिस्टेंस कितने है A और B के बीच में 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10 टू द पावर ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना है आपका, तो आपका 9 × 10 टू द पावर ऑफ 9 × 2 × 10 टू द पावर ऑफ -6 × 3 × 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय 4 × 10 टू द पावर ऑफ -2। तो कितना हो गया आपका 2 to the 4 27, 27 का मतलब हो गया आपका 13.5 × 10 to the power of -10 to the power of 9 -6 plus 2 तो 13.5 × 10 to the power of -1 तो कितना हुआ 1.35 न्यूटन हुआ, पहला वाला 1.35 न्यूटन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट F2 निकालते हैं हम जब यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q2 Q3 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। अब ये R2 कौन सा होगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो दिस ये कितना होगा 10√2, कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना होगा आपका 10√2 होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज है ना, तो 10√2 सेंटीमीटर हो गया, तो R2 इज इक्वल्स टू 10√2 सेंटीमीटर है। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 करने का मतलब √2 × 10 टू द पावर ऑफ -1 मीटर, कितना हो गया √2 × 10 टू द पावर ऑफ -1 मीटर। √2 × 10 टू द पावर ऑफ -1 मीटर, ठीक है। ये आपका निकला यहाँ पे F2 9 × 10 टू द पावर ऑफ 9, Q2 कितना हो गया आपका 3 × 10 टू द पावर ऑफ -6, फिर कितना हो गया 1 × 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाय R2 कितना हुआ √2 × 10 हुआ -1, √2 × 10 टू द पावर ऑफ -1 का होल स्क्वायर। 3 9 27, 27 by 2 10 to the power of -1, 27 by 2 आपका अगेन 31.5 हो जाएगा, 13.5 होगा, सेम आ रहा है, तो कितना होगा आपका 1.35 न्यूटन हो गया, इसलिए दोनों सेम आ गया। अब जब दोनों सेम आ गया तो फिर अगला फंक्शन क्या है मेरा, F net इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, तो F net इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos 135। तो अब यहाँ से F net निकालते हैं अगर हम लोग, तो रूट ओवर ऑफ F1 कितना है आपका 1.35। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं ना, आपको जो पता है कि F1 और F2 दोनों सेम है, टेक इट एज F, क्या मान लेते हैं उसको हम F मान लेते हैं, तो F का स्क्वायर 2F इंटू F इंटू cos 135 का वैल्यू हो गया आपका cos 135 -1/√2 होता है, तो -0.707 होता है। तो ये वैल्यू आया मेरा,
तो एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है, रूट ओवर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस, अच्छा हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रैंडमली ये कर रहे हैं, सीबीएसई मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/√2 माइनस में, अब रूट टू मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो रूट टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 एफ स्क्वायर बचेगा। सॉल्व कीजिएगा तो √2 एफ स्क्वायर बचेगा। अब फिर यहाँ से क्या हुआ, तब आपका रूट ओवर एफ स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 1 + 1 माइनस √2, ठीक है। तो रूट ओवर, अब आपका एफ बाहर निकल गया, एफ बाहर निकल गया, रूट ओवर ऑफ 1 + 1 2 है, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, ये वैल्यू मेरा आया। तो एफ आपका 1.35 है, रूट ओवर ऑफ 2 माइनस √2 है, 2 माइनस √2 का मतलब होता है 1.41, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 0.59, रूट ओवर ऑफ 0.59, ये जो वैल्यू आया इंटू 1.35, तो 1.59 आपका अगर देखिएगा तो इट इज अराउंड 7/7 होता है और 8/8 64 होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका है, तो यू कैन टेक अराउंड 0.77 इसका आंसर होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में जाइएगा तो 0.77 होगा इंटू 1.35, तो आपके पास तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप पुट करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1.036, तो फोर्स कितना हो गया आपका, 1.036 न्यूटन हो गया। सम्स ऐसे ही रहेगा, बट थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर देता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया गया कि आपको ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया कि कौन सा एंगल लेना होगा, कौन सा डिस्टेंस लेना होगा, कौन सा ये रहेगा, बस यही सब है और कुछ नहीं है। इसलिए ये 2 फोर्स था तो हम लोग कर दिया, 2 से ज्यादा फोर्स होगा तो क्या करें, 2 से ज्यादा जब फोर्स आता है ना, तब वहां पर क्या वर्ड यूज होता है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स हम लोग वहां पर वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, एक हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0, एक चार्ज यहाँ पर है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2 और एक चार्ज यहाँ पे है Q3, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा दूर करते हैं इसको और बोलते हैं कि ये चार्ज जो आपका है, ठीक है, एक ये डिस्टेंस हुआ, एक ये डिस्टेंस हुआ, एक ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब इसको हम R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इसको हम कितना ले लिया, R3 ले लिया। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, दिस ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला इन लोगों के वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, उसको हम ये नाम दे दिया F1, क्या नाम दे दिया, F1। दूसरा फोर्स जो हो रहा है उसको हम क्या नाम दे दिया, F2। तीसरा फोर्स जो क्रिएट हो रहा है उसको क्या नाम दे दिया हम, F3। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, 3 फोर्सेस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो रूल क्या है कि दिस F net इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3। अब 3 फोर्स आ गया, कभी कभी 4 फोर्स भी आया, कभी कभी 5 फोर्स भी आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करें, फॉर्मूला तो हमको सिर्फ 2 ही का पता है कि 2 फोर्स को अगर हम ऐड करते हैं तब वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, F net इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो फिर वहां से आता है रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब क्या करेंगे, तो हम लोग ना फिर उसके सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का कांसेप्ट यूज किया। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या बोलता है ना कि अगर आपके पास एक से ज्यादा फोर्स आता है तो आप एक वक्त में 2 फोर्स को ऐड कीजिए, और 2 फोर्स को ऐड करने के बाद नया फोर्स जो बना उसको आप क्या बोलिएगा, F4, ठीक है। उसको अब फिर क्या कीजिए, F3 लीजिए, अब फिर आप क्या कीजिए, अब उसको F net निकालिए, मतलब पहले एक बार में रिजॉल्व दिस 2 फोर्सेस एंड यू गेट द रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्स। अब वो रिजल्टेंट फोर्स और नया फोर्स दोनों को हम ऐड करेंगे,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर F1 और F2 को अगर ये कर रहे हैं तो दिस इज माय θ1, ये मेरा पहला एंगल है। तो रिजल्टेंट क्या होता है ना, हमेशा बाइसेक्टर होता है। देखा गया है ना मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है? बाइसेक्टर। मतलब F1 और F2 को मिलकर दोनों मिलाकर के रिजल्टेंट जो आया वो क्या आया? F4 आया। जैसे F4 आया मींस देयर इज नो नीड ऑफ F2 एंड F1। F1 और F2 का कहानी खत्म, अब वो नहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो, क्योंकि F1 और F2 को दोनों को रिजॉल्व करके हमें F4 निकाला है। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का बीच का एंगल लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? θ2 बोलेंगे। वहां से फिर हम निकालेंगे F कितना है मेरा, F3 और F4 को लेकर के। कंसेप्ट समझ में आया जो बोलना चाहते हैं? ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। समझने के लिए रहेगा तो लिख सकते हैं F4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos θ1। और F नेट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो मेरा? F4 स्क्वायर F3 स्क्वायर 2 F3 F4 cos θ2। और यहां से फिर मेरा नेट फोर्स निकलेगा, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स निकलेगा। बोलिए। आपसे पूछे बी में कितना एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना ये इट वाज अबाउट बी में कितना एक्ट कर रहा है। अब बी पे लीजिए, ए और सी का भी फोर्स कोई मतलब ही नहीं करता आपको। बात समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। एक स्क्वायर है आपका, उसका चार कॉर्नर पे नाम दे देते हैं आपका ए बी सी डी। चार कॉर्नर पे है आपका, चार्जेस है +2 +2 +2 -2। ये चार्जेस हो गया आपका। डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। बी में मेरा नेट फोर्स कितना हो रहा है वो निकालना है। ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा इस तरफ होगा F1। बी और सी के बीच में जो फोर्स होगा इस तरफ होगा F2। और बी और डी के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा आपका? अच्छा देखिए, बी और डी में जो फोर्स हो रहा है वो इस तरफ होगा, तो क्या बोलेंगे? F3। F1 हो गया, F2 हो गया। F1 राइट साइड क्यों है? बोथ आर पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। F2 अपवर्ड क्यों है? बोथ आर पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। और F3 जो आपका है वो D की तरफ क्यों है? क्योंकि खुद B जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और D जो आपका है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से उधर की तरफ जाएगा। अब ये 10 है और ये 10 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 √2 सेंटीमीटर। तो F1 निकालना है, F2 निकालना है और F3 निकालना है। उसके बाद फिर आंसर निकलते चले जाएगा। तो हम लोग वैल्यूज निकालते चले जाते हैं। F1 लेंगे तो कितना होगा? 1/4πε0। चार्ज कितना है? Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो 9 × 10⁻9। पहला चार्ज कितना है? 2 × 10⁻6। 2 × 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻1 का होल स्क्वायर। 2 to the 4 4 9 36। तो मतलब आपका ये सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 न्यूटन आएगा। F2 भी सेम आएगा एज इट इज। F2 भी सेम रहेगा आपका, कोई डिस्टेंस में चेंजेस नहीं है। F2 भी सेम होगा आपका। F3 निकालते हैं तो F3 कितना हो गया? 1/4πε0। यहाँ Q2 Q3 हो रहा है
यहाँ पे Q2 Q4 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना 10√2, मतलब √2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 4 9 36 है, ठीक है। तो 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 -6 प्लस 2 आ रहा है, डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 218 जा, तो ये वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 1.8 न्यूटन। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब जब सॉल्व कीजिएगा तो रूल क्या है मेरा, F net इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3, ठीक है। F net इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर क्या पहले आपको F4 निकालना पड़ेगा, तो F4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा F1 प्लस F2, तो F4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90, तो दोनों तो F सेम है, 3.6 है, 3.6 है F लेते हैं, और ये इसको क्या ले लेते हैं F/2। 3.6 आपका F है ना, 3.6 आपका F है, और तो 1.8 कितना हो जाएगा F/2, लिख सकते हैं ना, ऐसा इजी हो जाता है सब। CBSE में हम ये प्रेफर करते हैं हम लोग, ऐसा एब्रिविएशन लेके करने के लिए, तो कन्वीनियंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितना हो गया F स्क्वायर cos 90 0 है, तो बचा कितना, तो F4 जो आपका है ना, F4 जो आपका है वो इस तरफ निकलेगा, और उसका वैल्यू कितना निकला है √2F निकला है, कितना निकला है √2F निकला है। अब आपको F नेट जो निकालिएगा ना, तो F नेट कितना होगा आपका F4 प्लस F3। अब ये पूरा एंगल जो मेरा है, ये पूरा एंगल कितना आपका है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। अब ये F4 और F3 दोनों को जब हम वेक्टर निकाल के ऐड कर रहे हैं तो नेट फोर्स तो कितना ऑपोजिट में है, F4 इधर और F3 इधर है। जब दो फोर्स ऑपोजिट में होता है तो सिंपली क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है √2F बड़ा है, और F/2 क्या है छोटा है। तो F4 कितना हो गया आपका √2F, F3 कितना हो गया F/2, F कॉमन निकाला √2 माइनस हाफ, तो F कितना आपका 3.6, √2 का मतलब हुआ 1.41 माइनस 0.5, ठीक है। तो 3.6 इंटू 1.41 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0.91। तो वैल्यू निकालेंगे कितना हो रहा है 3.6 इंटू 0.91, तो वैल्यू कितना हो गया आपका 3.276 न्यूटन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर लेते हैं, अगर चलिए ए बी के बीच में जो फोर्स हो रहा है, ए और बी दोनों मेरा पॉजिटिव है, तो जो फोर्स हो रहा है वो फोर्स मेरा क्या होगा इस तरफ होगा, टेक इट एज F1 ले लेते हैं उसको हम लोग, ठीक है। दूसरा फिर आपका ए और सी के बीच में जो फोर्स हो रहा है प्लस माइनस जो है, तो वो फोर्स क्या हो रहा है F2, वो फोर्स क्या हो गया आपका F2 हो गया, प्लस माइनस दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो गया आपका F2 हो गया। तो ए और बी के बीच में जो फोर्स हुआ वो F1 हो गया, और ए और सी के बीच में जो फोर्स हुआ वो क्या हो गया F2 हो गया। देखिए एकदम ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई चार्ज दे देता है, प्लस चार्ज है ये वाला, बगल वाला एक और प्लस चार्ज है, तो ये वाला चार्ज है इसके वजह से दूर जाएगा, और अगर यहाँ माइनस दे देगा तो ये वाला चार्ज जो है इसके वजह से उसकी तरफ जाएगा। माइनस अगर होगा सामने वाला चार्ज का ऑपोजिट अगर होगा तो उसके तरफ जाएगा, टुवर्ड जाएगा, और अगर सेम होगा तो क्या होगा अवे होगा। ये चीज ध्यान में रखना है, अगर सेम होगा तो अवे होगा, ऑपोजिट होगा तो क्या करेगा टुवर्ड्स जाएगा। ये हो गया। एंड नेक्स्ट फिर आपका डी पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये लाइन जो है ये डी है, तो डी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स कौन सा होगा, तो देयर आर थ्री फोर्सेस, F1 है, F2 है, F3 है।
तीन फोर्सेज है मेरा, ठीक है। अब पहले हम F1 F2 F3 तीनों का वैल्यूज निकालते हैं। चलिए पहले F1 का वैल्यूज निकालते हैं। F1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो रहा है, 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 × 10⁻6। Q2 कितना है आपका 1 × 10⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आपका है 10 मीटर, तो 10 का होल स्क्वायर, तो ये 0 0 कैंसिल एंड फाइनली आपका सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट 9 × 10⁻9 - 6 मतलब 9 × 10⁻³ न्यूटन बच रहा है। तो ये F1 निकला। अब F2 निकालते हैं। F2 निकालेंगे तो कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया, देन फिर क्या होगा आपका 9 × 10⁻9 100 × 10⁻6 into 1 × 10⁻6 डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर। अगेन 10 का स्क्वायर 100 100 कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। F2 भी सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट F3 निकालेंगे, तो बट F3 के लिए हमको डिस्टेंस AD चाहिए होगा, क्योंकि AD रहेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हम AD को सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AD एक्चुअली क्या होगा, AD विल बी इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, सही है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो रूल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए होगा तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल गिव यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए तो ये रूट यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो वहां से अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू कितना हो रहा है, AC इज व्हाट, AC इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। DC कितना है 5, इट इज जस्ट मिड पॉइंट ऑफ इतना है, तो मिड पॉइंट मतलब कितना 5 हो गया, तो रूट ओवर 100 - 25 कितना हो गया रूट ओवर 75। हम रूट ओवर 75 रहने दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब F3 निकालना है, तो F3 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। चार्ज कितना है आपका, चार्ज एट A चार्ज एट D डिवाइड बाय R2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस अलग है इसलिए R2 लिख लिया। 9 × 10⁻9। चार्ज एट A कितना आपका है 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻6। दूसरा चार्ज कितना है 75 × 10⁻6 डिवाइड बाय रूट ओवर 75 का होल स्क्वायर। रूट 75 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया 75 बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो मतलब ये पूरा पार्ट जो है 75 बचेगा, तो ये 75 और ये पूरा 75 क्या हुआ कैंसिल हो गया। रूट ओवर 75 का होल स्क्वायर तो 75 बचे, 75 क्या हुआ कैंसिल हो गया। देन फिर आपका वैल्यू कितना निकला 9 × 10⁻9 - 6 - 6 9 × 10⁻³ न्यूटन। तीनों का वैल्यू सेम आया, तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, ठीक है। 9 × 10⁻³ तीनों का सेम वैल्यू आया। अब तीन फोर्स है, तीनों को रिजॉल्व करना है, तो तीन फोर्स को रिजॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, F net इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3, वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3। अब एक साथ तो तीन तो नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा F1 और F2 को अज्यूम करना पड़ेगा क्या F4, फिर इसको क्या लेंगे F4 प्लस F3 लेंगे। तो F net इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका F4 प्लस F3 हो रहा है, तो F4 प्लस F3 अगर ले रहे हैं हम लोग तो वहां पर कितना होगा, तो पहले F4 निकालना पड़ेगा। F4 इज इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो F4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अब एक चीज हम देखेंगे ना, अगर देखिए अगर आप कर सकते हो ऐसा, मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हो ऐसा, आप देख रहे हो ना दिस वैल्यू इज 9 × 10⁻3, दिस वैल्यू इज 9 × 10⁻3, दिस वैल्यू इज 9 × 10⁻3,
तीनों सेम है, तीनों को कुछ एब्रीविएशन ले लीजिए। एब्रीविएशन का मतलब क्या हो गया आपका, तीनों कुछ एब्रीविएशन ले लिए मतलब क्या हुआ, तीनों को कुछ एक वैल्यू समझ लीजिए। हम तीनों को क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू समझ लिया, अज्यूम कर लिया कि दे आर हम तीनों को क्या मान लिया, एफ अज्यूम कर लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं आप, हम एफ अज्यूम कर लिया, कैलकुलेशन सिंपल के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ अब F4 अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो F1 क्या है मेरा, F, F2 क्या है मेरा, F2F इंटू एफ, एंगल कितना होगा। अब वो एंगल पे आते हैं, एंगल पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल कितना आपका है 60 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है तो ये ऊपर वाला जो यहाँ पर पूरा जो एंगल है तो ये रिमेनिंग कितना होगा, दिस होल एंगल इज हाउ मच 180, स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 होता है, 180 से 60 माइनस कर दीजिएगा तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा आपका 120 डिग्री, मतलब आपका F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 है। क्लियर है मेरा बात जो बोल रहे हैं हम, F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो कितना आपका है 120। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos 120, कितना अज्यूम कर देंगे हम cos 120 ले लेंगे, जब cos 120 हम लोग ले रहे हैं तो cos 120 कितना हो रहा है, cos 120 कितना हो रहा है आपका माइनस हाफ, कितना हो रहा है माइनस हाफ हो रहा है, तो cos 120 जो आपका है वो कितना हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वैल्यूज में लेते पुट करते उसको, वैल्यूज पुट करने के बाद ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर हो गया तो प्लस 2f स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, 2 और 2 कैंसिल, रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये एफ स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर कितना बचा आपका, F4 भी कितना आ गया एफ आ गया। अब F4 है कहाँ पे, F4 है कहाँ पे, हम लोग रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे ना वी प्रीफर बाइसेक्टर, किसको प्रीफर करते हैं बाइसेक्टर, मतलब क्या हुआ F4 जो होगा, ठीक है ना, ए और बी का जस्ट बीच में होगा आपका F4, ठीक है, ए और बी का बीच में आपका F4 होगा, ठीक है। जब F4 निकल गया मेरा देन ये वैल्यू फिर मेरा कितना आएगा, ये जो वैल्यू आपका है ये कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा आपका ये वैल्यू 90 डिग्री आएगा। तो चलिए F4 और F3 को अब सॉल्व करना पड़ेगा, F नेट निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू F4 प्लस F3, तो F नेट इज इक्वल्स टू रूट ओवर F4 स्क्वायर F3 स्क्वायर 2 F4 F3 cos थीटा, तो F4 कितना आपका है F है, F3 F है, 2F इंटू F इंटू cos, एंगल कितना हुआ आपका 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो दिस होल पार्ट इज इक्वल्स टू 0, तो रूट ओवर ऑफ कितना बचा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर रूट 2F स्क्वायर रूट 2F, तो F नेट जो आपका है कितना हो गया √2 और F किसको लिया था हम लोग 9 इंटू 10 माइनस 3, बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, 9 इंटू √2 हो रहा है इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, 9 इंटू 1.41 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, 9 1 9 9 4 36 का 6 3 9 1 3 12.69 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3,
देखिए ये जो एफ लिया ना हम लोग नीट वगैरह में या जेई वगैरह में समझ लीजिएगा ना, तो ऐसे ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि भी आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर वर्जन, कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है अब्रीविएशन लेके करते हैं, ताकि सम्स का जो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। +2 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम इसको 2 ही रहने दीजिए। -2 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ए बी सी और ये पॉइंट डी है, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन डी। एंगल ये दे दिया आपको कितना, 60 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना दिया आपको, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पहले अगर कर रहे हैं, चलिए ए डी के बीच जो फोर्स हो रहा है उसको मैं F1 मान लिया, बी और डी के बीच जो फोर्स हो रहा है उसको हम F2 मान लिया, और डी और सी के बीच जो फोर्स हो रहा है उसको हम F3 मान लिया, ठीक है। तीन फोर्स है, F1 है, F2 और कितना है, F3 है। अगर आप देखिएगा तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 180 - 20, जब इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। अब मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है कि F1 F2 को सॉल्व करें, उसके बाद फिर रिजल्टेंट निकालें, फिर इसको हम F3 से सॉल्व करें, या फिर हम F2 F3 को सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली ऐड कर सकते हैं। दो प्रोबेबिलिटी है। अब किसको करते हैं, चलिए पहले देखते हैं, पहले हम F1 F2 F3 का वैल्यू निकालते हैं। तो F1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो 9 × 10⁻9 है, चार्ज है 2 × 10⁻6, दूसरा चार्ज कितना है 1 × 10⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ आपको। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देख रहे हैं 9 to the 18 है, 18 × 10⁻9 - 6 - 6 + 2, तो ये वैल्यू कितना निकल गया आपका 18 × 10⁻1, तो 1.8 न्यूटन हो गया। अगर आप देखिएगा तो F2 का भी सब सेम है, F3 भी सेम है, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या F1 = F2 = F3, क्योंकि सब 2 1 है, डिस्टेंस भी सेम है, तीनों सेम निकलेगा। सबको हम क्या अज्यूम कर लिया, F अज्यूम कर लिया, सबको क्या अज्यूम कर लिया, F अज्यूम कर लिया। अब हम सुपरपोजिशन के रूल के हिसाब से अगर जाते हैं तो Fnet = कितना होगा आपका, वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3, वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि F1 और F2 को कीजिएगा तभी आपका F4 ले सकते हैं, यू कैन टेक F2 F3 को भी, F2 F3 को भी ऐड करके हम लोग ले सकते हैं, जो कन्वीनियंट। मेरे हिसाब से यहाँ लग रहा है कि F2 और F3 को लेना ज्यादा बेटर होगा। रीजन ये है कि उन लोगों का जो बाइसेक्टर निकलेगा कहाँ निकलेगा, उसी अलॉन्ग में निकलेगा। कहाँ पे निकलेगा, जिस तरफ आपका F1 है। जब दोनों का एंगल 0 डिग्री है, हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या किया, इन दोनों को हम बोल दिया क्या, F4। तो हम निकालेंगे F4 को पहले, तो F4 = क्या है आपका, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर, सॉरी वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3
तो F4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ F2 का स्क्वायर, F3 का स्क्वायर, 2F2 F3 cos 120, क्योंकि टोटल एंगल कितना है F2 और F3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो वैल्यूज मेरा F है, तो F ले लेते हैं हम, आपको F हो गया, F हो गया, 2F हो गया इंटू cos 120 कितना है माइनस हाफ, 2 और 2 कैंसिल, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ओवर F स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका, F हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो निकला है वो भी क्या निकला आपका, F निकल गया। अब हम लोग देखिए F1 भी F है मेरा और F4 भी कितना F है। अब F नेट निकालेंगे जब एंगल 0 डिग्री है तो कितना हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो बचा क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बचा कितना a प्लस बी, तो दोनों कितना है, तो वैल्यू कितना हो गया 2f हो गया। तो 2 इंटू एफ कितना आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। टू चार्जेस प्लस 9e and plus e are kept 16 centimeter apart, are kept 16 centimeter apart. Find the position between the two charges where a third charge small q should be kept such that net force acting on q is 0. एक आप प्लस 9e ले रहे हो, दूसरा प्लस e ले रहे हो, अब ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद इन लोगों का जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है 16 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए कि आप जो चार्ज रख रहे हो वो चार्ज यहाँ पे रख रहे हो और उसको चार्ज को क्या बोल रहे हैं आप q, x डिस्टेंस फ्रॉम 9e, कितना दूरी पर रख रहे हैं हम x डिस्टेंस फ्रॉम 9e। अगर ये x है तो दूसरा वाला कितना होगा 16 माइनस x, कितना होगा 60 माइनस x होगा, तो एक x होगा, दूसरा कितना होगा 60 माइनस x होगा। e मतलब 1.6 into 10 minus 90, ठीक है, ये वैल्यू हुआ चार्ज। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये जो q है ये भी सपोज कर लीजिए प्लस अगर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा इस तरफ फोर्स होगा, तो इस तरफ फोर्स क्या होगा F1 रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है दोनों पॉजिटिव, एक 9e है और एक e है, एक 9e और q के बीच में जो फोर्स हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं F1 बोल दिया, और e और q के बीच में जो फोर्स हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिया F2 बोल दिया। ये फोर्स बोला, नेट फोर्स 0 बोला है किसमें आपका q में, तो q में मेरा क्या हो रहा है दो फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक मेरा F1 एक्ट कर रहा है और एक मेरा कितना हो रहा है F2 एक्ट कर रहा है, बोथ आर इन ऑपोजिट, मतलब क्या हो रहा है F1 माइनस F2 जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 0। नेट फोर्स 0 इसका मतलब क्या हुआ F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया F1 इज इक्वल्स टू F2, यही हुआ ना, ये दोनों सेम है तभी तो 0 हो रहा है। हम दो फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों 10 न्यूटन का है, नेट फोर्स कितना हो गया 0, 10 न्यूटन से यहाँ पुल करे 10 न्यूटन से यहाँ पुल करे तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में मेरा बात समझ में। अब F1 निकालेंगे तो F1 इज बिटवीन दिस टू चार्ज एंड ये डिस्टेंस, ये F1 है,
ठीक है, तो हम लोग लेंगे वैल्यू 1/4πε0। चार्ज कितना है, एक पहला वाला 9 है, दूसरा वाला कितना है, q है, डिस्टेंस कितना है, x²। ठीक है, दूसरा वाला फोर्स ले रहे हैं, तो 1/4πε0। कौन सा चार्ज है यहाँ पे, एक q है, एक e है, और 16 - x है। तो एक हो गया आपका e, एक हो गया आपका q, और एक कितना हो गया 16 - x का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे ध्यान रखना, आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इट्स बेटर आप उसको 0.16 लिख लो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, 0.16 लिख लेना। तो 0.16 - x का होल स्क्वायर। अब जब दोनों को इक्वेट कर दिया हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, 1/4πε0, 1/4πε0 दोनों कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, ई और ई कैंसिल। तो बचा क्या मेरा यहाँ पे, 9/x², यहाँ पर बचा 1/0.16 - x का होल स्क्वायर, यही बचा ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग ना, 9 = x डिवाइड बाय 0.16 - x, दोनों में स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर ले लिए, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या किया हम लोग, x डिवाइड बाय 0.16 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 था, तो x डिवाइड बाय 0.16 - x का √9 हो जाएगा, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.16 - x, तो x इज इक्वल्स टू 0.16 इंटू 3, 0.48 माइनस 3x। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो रहा है आपका, ये किया था तो x + 3x हो गया, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 0.48, 4x = 0.48, तो x इज इक्वल्स टू 0.48/4, तो कितना हो गया 0.12। तो 0.12 का मतलब कितना हो गया, कितना हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज प्लस 9, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज प्लस 9। ठीक है,